हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं एसक्यूएल की सीरीज और आज के इस लेक्चर में हमें समझना है डेटाबेस के बारे में। पिछले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाएं, वहां पे पिछले वीडियो का लिंक भी है और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप सारे वीडियोज इस प्लेलिस्ट के वन बाय वन वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोर्स के नोट्स वगैरह भी चाहिए हैं, वो भी आप डाउनलोडेबल नोट्स चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही देखिए, आपको एक लिंक मिलेगा इस कोर्स को ज्वाइन करने का, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन देखा था एसक्यूएल का, जिसमें काफ़ी हमने बैकग्राउंड तैयार कर लिया था कि एसक्यूएल को एक तो पर्पस क्या है और एसक्यूएल को जानने के लिए पहले क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। आई होप उस डिपार्टमेंट में आप काफ़ी क्लियर होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डेटाबेस पे फोकस करेंगे। हालांकि कुछ हद तक इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने समझ लिया था कि डेटाबेस क्या होता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस चैनल पे अभी और भी वीडियोस इस तरह के आ रहे हैं, तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। मिस नहीं हो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने बेल आइकन को भी प्रेस किया हो। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में आप लाइक कर दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। डेटाबेस क्या है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, यहां पर मैं नोट्स में भी लिख के दे रहा हूं। इट इज अ प्लेस वेयर यू स्टोर ऑल योर बिजनेस डेटा, एप्लीकेशन रिलेटेड बिजनेस डेटा। सो आप इसको ऐसा सोचिए कि वन एप्लीकेशन हैज several data associated with it, and to store this data you need a database. एक डेटाबेस एक एप्लीकेशन के लिए लगेगा। कई बार आप वेबसाइट्स देखते हैं और एक ही वेबसाइट में कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट आप इमेजिन करिए, आपकी कॉलेज की वेबसाइट है, आपने एक अपने कॉलेज के लिए वेबसाइट बनाई हुई है। उस वेबसाइट में कोई भी स्टूडेंट आर्टिकल्स पब्लिश कर सकता है। वो आर्टिकल्स पब्लिश करने की जो पूरी यूटिलिटी आपने बनाई होगी, वो एक एप्लीकेशन होगी जो सर्व कर रही है कि कोई भी अपना आर्टिकल पब्लिश कर सके। आर्टिकल पब्लिश करने के लिए जो नॉर्म्स होंगे वो फुलफिल कर सके, आर्टिकल को लिस्टेड कर सके, आर्टिकल पे लोग कमेंट कर सकें, या आर्टिकल से जुड़े सारे तमाम काम जो वो कर सकता है, उसके लिए आपने एक एप्लीकेशन बनाई है। उसी वेबसाइट पे हो सकता है एक और एप्लीकेशन बनाई हो पोल्स की, जिससे कि कुछ पोल क्रिएट किए जा सकें, लोग अपनी अपनी व्यूज़ उसमें दे सकें। आप कुछ ऑप्शंस दे दीजिए, उसमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा, वोटिंग हो जाएगी और लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हो कि इस पोल का ये रिजल्ट रहा। अब ये पोल ऑल टुगेदर एक अलग एप्लीकेशन है, आर्टिकल्स एक अलग एप्लीकेशन है, और ऐसी कई सारी एप्लीकेशन आप उस वेबसाइट में बना सकते हैं। हर एप्लीकेशन का अपना अलग डेटाबेस होगा। अब किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड जैसे आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स में हमें ये इन्फॉर्मेशन रखनी है कि आर्टिकल किसने पब्लिश किया, कौन उसका ऑथर है, आर्टिकल का टाइटल क्या है, आर्टिकल का कंटेंट क्या है, आर्टिकल किस डेट को पब्लिश हो रहा है, किस टाइम को पब्लिश हो रहा है, आर्टिकल के टैग्स क्या हैं, कीवर्ड्स क्या हैं, आर्टिकल के बारे में आप और भी कई सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। फिर उस पर लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को आप होल्ड करना चाहते हो, इसके लिए आप डेटाबेस बनाओगे। और डेटाबेस के बारे में हम लोगों ने समझा था कि आप उसे लॉजिकली देखते हो कलेक्शन ऑफ टेबल्स के रूप में, तो आप कई सारी टेबल्स उसके अंदर बनाने वाले हो। तो इस तरीके से आप एक डेटाबेस बनाओगे आर्टिकल्स एप्लीकेशन के लिए। इसी तरीके से पोल्स के लिए भाई एक पोल होगा जिसको आप क्रिएट करोगे, उसकी डेट होगी, पोल क्रिएट करने वाले का आईडी होगा, पोल में एक क्वेश्चन होगा, फिर उसके कुछ ऑप्शंस होंगे, फिर लोगों ने वोट किया है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही होगी, तो वो हिसाब रखना है, उसकी काउंटिंग रखनी है हमको। फिर उसका एंड डेट होगा, उसका कुछ रिजल्ट फाइनली आएगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए भी आप एक डेटाबेस बनाओगे, जिसमें कई सारे टेबल हो सकते हैं, जिसमें कि ये सारा डेटा स्टोर कर रहे होगे। हो सकता है एक ही टेबल हो सकता है एक से ज़्यादा टेबल हो। तो एक एप्लीकेशन का एक डेटाबेस होता है, और उस एप्लीकेशन का जो भी बिजनेस है, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है, वो सारा कुछ हम उस डेटाबेस के अंदर रखना चाहते हैं। तो इट इज़ अ प्लेस वेयर यू स्टोर योर बिजनेस डेटा।
फिर लिखा हुआ है लॉजिकली डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। मैंने आपको बताया था एक फिजिकल व्यू होता है, एक लॉजिकल व्यू होता है, पिछले लेक्चर में इसको कवर किया है, आप प्लीज उसको देखिएगा अगर नहीं देखा है तो लॉजिकल व्यू और फिजिकल व्यू होता है। जब हम फिजिकल व्यू की बात करते हैं तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, जब हम लॉजिकल व्यू की बात करते हैं तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। और ये हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसको फॉलो करते हुए कई सारे सॉफ्टवेयर्स बने हुए जिनको आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर हम बोलते हैं, जिसमें माई सीक्वल हो सकता है या फिर ओरेकल हो सकता है, DB2 हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फिर फिजिकली डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, ठीक है, लॉजिकली कलेक्शन ऑफ टेबल्स है और फिजिकली फाइल्स है। तो एक्चुअल में तो फाइल्स है, लेकिन हमें ऐसा सोच के चलना है कि टेबल्स हैं। तो टेबल का जो परसेप्शन बनता है, जो विजुअलाइजेशन हम करते हैं, उससे हमारे को ईजी होता है कम्युनिकेट करने में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। तो लॉजिकल व्यू में हम मान के चल रहे हैं कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो टेबल क्या होता है, तो टेबल के बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। टेबल में रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, इस तरीके से एक टेबल होती है और ऐसी कई सारी टेबल्स एक डेटाबेस में हो सकती हैं। अब जैसे आप एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे स्कूल का, तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है या कोचिंग के लिए हो सकता है। तो वो क्या है, उसका एक डेटाबेस बनेगा, उसमें काफ़ी सारा डेटा आप कई सारे टेबल्स में रखोगे। जैसे स्कूल के लिए अगर आप बना रहे हो तो स्टूडेंट नाम की एक टेबल आप बना लोगे, टीचर नाम की भी टेबल बना सकते हो आप, ठीक है, और भी बहुत सारी टेबल्स आपकी बन सकती हैं। फीस से रिलेटेड टेबल हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी टेबल्स मिलकर एक स्कूल के लिए डेटाबेस बन जाएगा। देन बैंक के लिए डेटाबेस होगा। आप सोचो बैंक के लिए एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर जब बनाया जा रहा है तो उसमें डेटाबेस क्यों बनेगा, क्योंकि उसमें हमें इंफॉर्मेशन रखना है कस्टमर्स की, कस्टमर के अकाउंट्स की, लोन की, ठीक है, बैंक के एम्प्लॉयज़ की, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि उसके अंदर रखनी होगी हमें। हॉस्पिटल का डेटाबेस होगा, अगर हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए आप एक सिस्टम बना रहे हो तो उसमें आपको क्या डेटा स्टोर करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं, है ना, आईसीयू वार्ड में कितने बेड्स हैं, जनरल वार्ड में कितने बेड हैं, ऐसे करके आपने कैटेगरी बनाई होगी। बेड का अपना एक यूनिक नंबर होगा, बेड पे अभी किस पेशेंट को अलॉट किया गया, यानी पेशेंट की इंफॉर्मेशन भी आपको रखनी है। तो एक टेबल आप पेशेंट के नाम की भी बनाओगे, एक टेबल आप बेड की नाम की भी बनाओगे, इस तरीके से एक टेबल आप डॉक्टर के नाम की भी बनाओगे। ऐसे करके कई सारी टेबल्स बनेगी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में, हॉस्पिटल डेटाबेस के लिए। फिर होटल मैनेजमेंट सिस्टम का अगर प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ पे कैसा डेटाबेस बनेगा, तो वहाँ पे एक टेबल बनेगी रूम नाम की, है ना, कि रूम नंबर क्या है, रूम किस टाइप का है, एसी है, नॉन एसी है, रूम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो, जो कस्टमर है, जो गेस्ट हैं जो वहाँ पे होटल में रुक रहे हैं, उनकी डिटेल्स होंगी। तो गेस्ट के लिए एक टेबल बनाओगे, किस गेस्ट को कौन सा रूम अलॉट किया गया है ना, उसकी इंफॉर्मेशन रखने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगी। और भी ऐसे होटल का जो स्टाफ है उसके लिए भी आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, स्टाफ के लिए किसकी ड्यूटी कब है वो भी मैनेज करना है। तो ये तमाम टेबल्स आपको बनानी पड़ेंगी। जैसे आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में स्कोप को डिफाइन करते हो उससे डिसाइड होता है कि कितनी नंबर ऑफ टेबल्स आपको बनेंगे। यानी होटल मैनेजमेंट सिस्टम का ही सॉफ्टवेयर दो अलग अलग लोग बना रहे हैं, दोनों ने अपने प्रॉब्लम डेफिनेशन में थोड़ा अंतर रखा हुआ है, तो नंबर ऑफ टेबल्स उनके डेटाबेसेस में अलग अलग हो सकती हैं। शॉपिंग मार्ट डेटाबेस आप बनाना चाहते हैं, शॉपिंग मार्ट में क्या होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी रखी हुई है, उसकी अपनी प्राइस रखी हुई है, उसकी एक्सपायरी डेट रखी हुई है। तो इस तरीके से हमने एक टेबल बनाया हुआ है प्रोडक्ट नाम का, कस्टमर नाम का एक टेबल बनाया हुआ है, बिलिंग के लिए आपने अलग टेबल बनाया हुआ है क्योंकि बिल की इन्फॉर्मेशन भी आप रखना चाहते हो, बिल नंबर क्या है, बिल डेट क्या जनरेट हुई है, कितने का बिल बना है, कितना उसमें डिस्काउंट मिला है, ये सारी चीज़ें हम उसमें रखेंगे। तो ऐसे करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हो, किसी भी प्रोडक्ट को आप बनाते हो, तो आप देखते हो कि उसमें डेटा को रखने के लिए आप कोई ना कोई डेटाबेस बना रहे होते हो विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स। अब बात करते हैं टेबल क्या है। तो देखिए टेबल की टर्मिनोलॉजीज़ को भी हमको अच्छी तरीके से समझना है। जैसे मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ, टेबल को आप इमेजिन कर सकते हैं रोज़ एंड कॉलम्स में, ठीक है। तो आप ऐसा सोचें कि टेबल में कई सारे कॉलम्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट नाम की, और स्टूडेंट टेबल के अंदर एक हम रख रहे हैं रोल नंबर, एक हम रख रहे हैं नेम, ये कॉलम के नाम हो गए, ठीक है, कॉलम के नाम हो गए। फिर हमने रख दिया
सपोज करो मोबाइल नंबर, यस, और ईमेल आईडी, सेमेस्टर, कॉलेज, ठीक है। इस तरीके से हम कॉलम नेम्स रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल है, अभी इसमें डेटा कुछ भी नहीं रखा है। अब आप टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा समझिएगा। टेबल है, इसके अंदर अभी डेटा कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन टेबल का डिस्क्रिप्शन हो गया है तैयार, जिसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे ये हो चुका है तय। तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, उसमें कोई डेटा नहीं है, तो एक्चुअल में हमने उस टेबल के सिर्फ स्ट्रक्चर को किया है डिफाइन, जिसका मतलब यह है कि कितने कॉलम उसमें होंगे ये तय होगा। न केवल इतना, यह भी कि किस कॉलम में किस टाइप का डेटा स्टोर किया जा सकता है। यहां पर जो डेटा स्टोर होगा वो किस टाइप का स्टोर हो सकता है। जैसे रोल नंबर हो सकता है एक इंटीजर वैल्यू, तो यहां पे हम कह रहे हैं कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आएंगी। नेम हो सकता है एक स्ट्रिंग है, तो हो सकता क्या हो गई, तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग्स आएंगी। मोबाइल नंबर को भी आप नंबर ना लेकर स्ट्रिंग ले सकते हो, तो ये भी स्ट्रिंग है। ईमेल आईडी स्ट्रिंग है। सेमेस्टर की वैल्यू हो सकता है नंबर में हो, तो वो इंटीजर वैल्यू है। इस तरीके से आप डिफाइन करते हो पहले एक टेबल को, कि वो टेबल में कितने कॉलम्स हैं, उनमें किस टाइप का डेटा रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, उसमें कई सारे एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स भी अप्लाई किए जा सकते हैं, या फिर कुछ कीज़ भी यहाँ पर बनाई जा सकती हैं, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की वगैरह, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं। लेकिन ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब ये लॉजिकल व्यू है। इंटरनली वो कैसे स्टोर हो रहा है वो एक अलग बात है, उससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि लॉजिकली हम इसको एक टेबल की तरह सोचते हैं, और इस टेबल के अंदर जब हम डेटा रखते हैं तो हम एक्चुअल में स्टूडेंट्स का डेटा रख रहे हैं। मान लीजिए कि हमने एक स्टूडेंट का डेटा रखा जिसका रोल नंबर 1 है, जिसका नाम राहुल है, जिसका कुछ मोबाइल नंबर है 9123, कुछ मोबाइल नंबर है, उसका कुछ ईमेल आईडी है, उसका कुछ सेमेस्टर है, उसका कुछ कॉलेज है, ठीक है, कुछ कॉलेज है। तो ये जो एक कंप्लीट रो है, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड। वन रो मतलब रिकॉर्ड। एक पूरी रो को आप क्या बोलते हो? रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड के अंदर ये जो एक एक डेटा है, इसको हम बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड, ठीक है। तो रिकॉर्ड इज कंप्लीट रो, फील्ड is one cell data of that row. तो record is made up of fields, and several records can be stored in a table. तो इस टेबल के अंदर आप ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स रख सकते हो। हर एक लाइन, हर एक रो एक नया रिकॉर्ड है, और हर रिकॉर्ड के अंदर कई सारे फील्ड्स हैं। गॉट इट? इसको आप कॉलम बोलते हो। ये कॉलम है, ठीक है। ये कॉलम में एक टाइप का एक रूल के तहत डेटा स्टोर होता है। यानी अगर इसके अंदर हमने तय किया इंटीजर वैल्यू है, तो इन सब में इंटीजर वैल्यू है। हमने तय किया कि यहाँ पर जो डेटा आएगा वो नेम होगा, तो वो स्ट्रिंग है तो सारे ही स्ट्रिंग होंगे। जो रूल इस पे अप्लाई किया वही सब पे अप्लाई होगा, पूरे कॉलम पे सेम रूल अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं टेबल, और टेबल से रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं। देन टेबल कीज। अब ये जो टेबल बनाया है, इसमें हम कुछ कीज भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें दो प्रमुख हैं, एक प्राइमरी की, एक फॉरेन की। इसका नॉलेज होना ही चाहिए, ये इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है। सो बेसिकली व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की is used to identify a record in a table. For example, अगर इसके अंदर मैंने कई सारे स्टूडेंट्स का डेटा रखा, तो हो सकता है कि एक और स्टूडेंट हो जिसका नाम राहुल हो सकता है ना। तो इस तरीके से इसका भी कुछ डेटा होगा। तो ऐसे करके आप एक टेबल में कई सारे रिकॉर्ड्स रख रहे हो। पर क्या ये हो सकता है कि उस टेबल में दो रिकॉर्ड्स की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम हो? अगर एग्जैक्टली सेम होंगी तो हम उसमें अंतर कैसे कर पाएंगे? हो सकता है ना दो अलग अलग व्यक्ति हैं जिनका नाम राहुल है बाय चांस, तो आप नेम के बेसिस पे उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर हो सकता है कि दो स्टूडेंट हैं, दोनों ब्रदर्स हैं, और दोनों एक ही मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उन दोनों के मोबाइल नंबर सेम है।
तो हम इन दोनों रिकॉर्ड में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है ईमेल आईडी से फ़र्क करना चाहें, हो सकता है सेमेस्टर से फ़र्क करना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे जिसमें सेमेस्टर सेम हो सकता है। सो बेसिकली आपको ये तय करना है कि दो रिकॉर्ड्स में आप अंतर कैसे करोगे। तो हो सकता है आप कहो कि रोल नंबर एक परफेक्ट तरीका है। तो रोल नंबर वो कॉलम है, वो की है जिसकी मदद से आप किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो। ये ज़रूरी है कि रोल नंबर हर जगह पर फील्ड हो, हर रिकॉर्ड में ये डेटा मिसिंग नहीं हो सकता, क्योंकि रोल नंबर से आपने तय किया है कि रोल नंबर से हम डेटा को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये अलग स्टूडेंट है, ये अलग स्टूडेंट है, भले ही दोनों के नाम सेम, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्टूडेंट है। तो ये आइडेंटिफाई हम कैसे कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर। हो सकता है कि किसी केस में आप मोबाइल नंबर के बारे में सोचो कि उसके थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसी में आप सोचो ईमेल आईडी के थ्रू हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इट इज अप टू यू। आपको डिसाइड करना है आपके डेटाबेस टेबल के अंदर जो डेटा आप रख रहे हो उसमें डिफ्रेंशिएट करने का क्या कॉलम है। वो एक कॉलम भी हो सकता है, दो कॉलम मिलकर भी हो सकते हैं, तीन कॉलम मिलकर भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल कॉलम्स मिलकर भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रो को, रिकॉर्ड को, और एक सिंगल कॉलम भी कर सकता है। तो यूजुअली हम ऐसा कुछ ज़रूर देखते हैं टेबल के अंदर और उसको हम बोलने लगते हैं प्राइमरी की। सो व्हाट इज प्राइमरी की? सो प्राइमरी की हमारे टेबल के उन कॉलम या कॉलम्स को बोलते हैं जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है, जिससे आप अंतर कर पाओगे दो रिकॉर्ड में। प्लस ये कभी भी नल नहीं होगा। दैट मीन्स ये कॉलम में किसी भी रिकॉर्ड के अंदर वैल्यू मिसिंग नहीं हो सकती और ये कभी रिपीट भी नहीं हो सकता, यानी यूनिक होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग रो हैं, ये पहली रो है और तीसरी रो है, दोनों में रोल नंबर 1 हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नॉर्मली तो हो सकता है, लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि ये वाला कॉलम प्राइमरी की है, जिसके लिए आपको कुछ सिंटैक्स लिखना पड़ेगा टेबल बनाते वक्त, तो अगर आपने ये बोल दिया कि ये जो रोल नंबर वाला कॉलम है इसको प्राइमरी की माना जाए, तो फिर आप दो अलग अलग रिकॉर्ड्स में सेम वैल्यू नहीं रख सकते रोल नंबर की। इसका मतलब प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक अक्रॉस द रिकॉर्ड्स एंड प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। प्राइमरी की ना तो नल हो सकता है ना रिपीट हो सकता है। इसी तरीके से एक और है फॉरेन की। अब फॉरेन की क्या है? किसी एक टेबल में जो प्राइमरी की है वो कई बार दूसरी टेबल के साथ एसोसिएटेड होती है और उस दूसरी टेबल में वो फॉरेन की का रोल प्ले करती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे सपोज करिए एक टेबल हमने बनाई अकाउंट नाम की, ठीक है। बैंक में जैसे अकाउंट होते हैं वैसे अकाउंट नाम की टेबल है। अब इसमें अकाउंट होल्डर का नाम है ना, अकाउंट होल्डर किसका अकाउंट है, ठीक है। और अकाउंट ओपनिंग डेट है कुछ, ठीक है। और अकाउंट से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, ऐसे करके कई सारी इंफॉर्मेशन रखी जा रही है। पर दो अकाउंट में अंतर कैसे किया जाएगा? हो सकता है अकाउंट होल्डर के नाम सेम हो सकता है सेम डेट में आपने अकाउंट ओपन करवाया हो, मिनिमम बैलेंस भी दोनों का सेम हो। तो फिर दो रिकॉर्ड में अंतर कैसे करें? अंतर कर सकें इसके लिए हम लोगों ने कहा अकाउंट नंबर होना चाहिए। अब ये जो अकाउंट नंबर है इसको हम प्राइमरी की घोषित कर देते हैं। ये हो गया प्राइमरी की। अब ये प्राइमरी की कैसे घोषित करते हैं ये मत सोचो अभी, ये तो जब मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा टेबल तब मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन अभी थ्योरेटिकली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अकाउंट नंबर को प्राइमरी की बना लिया है। इससे क्या होगा? अकाउंट नंबर की वैल्यू कभी रिपीट नहीं होगी और अकाउंट नंबर कभी नल नहीं होगा। तो हर रिकॉर्ड पर यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और ये हमेशा अलग अलग वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इस अकाउंट के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं।
जैसे इसमें कुछ पैसा आया या पैसा गया, इस तरह का कुछ ट्रांजैक्शन है। तो हमने क्या किया, एक और टेबल बनाया जिसका नाम रखते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन टेबल बना दिया। ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर आप अगेन रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्राइमरी की बनाना चाहते हो तो ट्रांजैक्शन आईडी बना लीजिए। हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा जो इंक्रीमेंट होता रहेगा। ट्रांजैक्शन है ना, इसमें पैसा आया या गया है ना, ये हमको बताना है। तो हम बोल सकते हैं क्रेडिट, ठीक है, या फिर डेबिट, ये बता सकते हैं। और भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको रखनी है, जैसे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। और भी कुछ होना चाहिए तो आप सोच लीजिए, वो इसमें हो सकते हैं। अब ज़रा सोचिए कि कोई डेटा हमारे पास रखा हुआ है। अकाउंट नंबर 1 है, कुछ डेटा है यहाँ। अकाउंट नंबर 2 है, कुछ डेटा है यहाँ पर। अकाउंट नंबर 3 है, कुछ डेटा है यहाँ पर, राइट। अब अकाउंट नंबर 1 में कुछ ट्रांजैक्शन होता है तो ट्रांजैक्शन आईडी बन जाता है। कुछ पैसे उसने जमा किए, ठीक है, डेबिट कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रेडिट किया, डेट हो गई, टाइम हो गया, ये इंफॉर्मेशन आ गई। लेकिन क्या हमको ये पता चल रहा है कि ये ट्रांजैक्शन किस अकाउंट पे हुआ है? नहीं, ये पता नहीं चल रहा। तो अब किस अकाउंट पे हुआ, अकाउंट की इंफॉर्मेशन इस टेबल के अंदर रखी हुई है और अकाउंट पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन इस टेबल पे रखी हुई है। तो ये वाली रो एक्चुअल में किस अकाउंट की है, ये कैसे पता चलेगा? आप इस अकाउंट की कंप्लीट डिटेल इस टेबल में रखोगे तो वो रिडंडेंट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। सेम इंफॉर्मेशन रिपीटेडली आप यहाँ क्यों रखोगे? रिडंडेंट नहीं करना है। लेकिन आप जानते हो कि इस टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अकाउंट नंबर इंपॉर्टेंट है। तो अगर अकाउंट नंबर की इंफॉर्मेशन इस टेबल में रख ली जाए हर एक ट्रांजैक्शन के साथ, तो हमें यह पता चल पाएगा कि यह पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किस अकाउंट से हुआ है और अकाउंट की बाकी की जानकारी आप इस टेबल से निकाल सकते हैं। तो आपने कोई भी जानकारी एक ही जगह रखी हुई है, लेकिन ये जो प्राइमरी की होती है ये इस टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए थी। इससे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट है। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को भी यहां पर रख लेता हूं। तो मैं यहां पर एक कॉलम और बनाता हूं। ये मैंने एक कॉलम यहां पर और बना लिया और ये है हमारा अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर, अब सोचिए ज़रा कि अकाउंट नंबर है 2 जिस पर ये ट्रांजैक्शन हुआ है। हो सकता है अकाउंट नंबर 2 पे एक और बार ट्रांजैक्शन हो जाए, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन आईडी अलग है, इसमें फिर 4,000 रुपये क्रेडिट किए, ठीक। हो सकता है फिर अकाउंट नंबर 3 पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, ठीक है। इसमें से पैसे निकाले गए हैं 1,000, ऐसे। तो ऐसे करके कई सारे ट्रांजैक्शन हुए, लेकिन हर ट्रांजैक्शन में हम अकाउंट नंबर भी बता रहे हैं कि कौन सा अकाउंट नंबर। हम क्या बोलेंगे, ये जो अकाउंट नंबर यहां पर है ये इस टेबल का ओरिजिनली नहीं है, किसी दूसरी टेबल का प्राइमरी की है, विच मीन्स फॉरेन की। फॉरेन की, फॉरेन किसको बोलते हैं? जो हमारे देश के बाहर का है उसको फॉरेन बोलते हैं ना। तो हमारे देश से बाहर फॉरेन है, तो वैसे ही इस टेबल के बाहर से ये की मिली है ना हमको, तो इसलिए ये फॉरेन की है। पर ये शर्त क्या है कि ये दूसरे टेबल में प्राइमरी की होनी चाहिए। तो ये दोनों टेबल इस इंफॉर्मेशन की वजह से जुड़ गए हैं, एसोसिएट हो गए। हम कह सकते हैं कि इस टेबल में कई सारे ट्रांजैक्शंस ऐसे हो सकते हैं जो एक ही अकाउंट से रिलेटेड हों, इसी अकाउंट पर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो जिस जिसका अकाउंट नंबर सेम है तो ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ के एक रिकॉर्ड के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी की बोल रहे थे इसी को यहाँ पर फॉरेन की बोल रहे हैं। अब प्राइमरी की जब बोल रहे हैं यहाँ पर तो ये रिपीट नहीं हो सकता, फॉरेन की जब बोल रहे हैं तो ये रिपीट हो सकता है। नल यहाँ पर भी नहीं होगा, पर यहाँ पे रिपीटेशन हो सकता है क्योंकि मल्टीपल ट्रांजैक्शन सेम अकाउंट पे किए जा सकते हैं। तो कई बार ऐसे दो टेबल्स आपस में रिलेटेड रहेंगे और इस रिलेशन को डिपिक्ट करने के लिए आप फॉरेन की बनाते हो,
इसके कई सारे बेनिफिट हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि ये डिलीट हो उसके पहले यहाँ से ट्रांजैक्शन टेबल से ये रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएं, क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड ऐसे ही आपने डिलीट कर दिया और यहाँ पर अभी भी 2 लिखा हुआ है, तो ये तो डेटा फिर इनकंसिस्टेंट हो गया ना। यहाँ बोल रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन उस अकाउंट पे हो रहा है जिसका अकाउंट नंबर 2 है, पर अकाउंट नंबर 2 वाले को तो आपने डिलीट कर दिया है। इसीलिए ये एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी की और फॉरेन की का एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पर भी इसकी सारे मौजूदा रिकॉर्ड को भी हम सक्सेसिवली डिलीट कर पाएंगे। ये फीचर आपको RDBMS सॉफ्टवेयर्स देते हैं। आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि आप एक जगह से डेटा डिलीट कर रहे हो, रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो, तो वो रिकॉर्ड की एसोसिएशन जहाँ जहाँ था वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड एक्चुअल में तब तक डिलीट नहीं हो सकता जब तक कि जिस टेबल में ये फॉरेन की के रूप में मौजूद है वहाँ से रिकॉर्ड्स डिलीट ना हो जाए। और एग्जैक्टली आप यही चाहोगे भी कि भाई जब अकाउंट ही नहीं रहेगा तो उसके ट्रांजैक्शन कैसे रह सकते हैं, तो आप उन सबको डिलीट करना चाह रहे हो। तो ये डिलीशन बहुत ही ईजी वे में ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि ये रिलेशन प्राइमरी की और फॉरेन की का है। तो एक टेबल में जो प्राइमरी की है वो हो सकता है दूसरे टेबल में फॉरेन की का रोल प्ले करे, वो तब जब इस मेन टेबल की, मास्टर टेबल बोल दो, इसकी एक रो इस दूसरे टेबल में मल्टीपल रोज के साथ एसोसिएटेड है। यानी वन रिकॉर्ड ऑफ दिस टेबल इज एसोसिएटेड विथ मैनी रिकॉर्ड्स ऑफ दिस टेबल। तो वन टू मैनी जब भी रिलेशन हो, या मैनी टू वन भी बोल सकते हो। अगर इस डायरेक्शन से देखोगे तो मैनी टू वन हो जाएगा, और इस डायरेक्शन से देखोगे तो वन टू मैनी हो जाएगा, राइट। तो क्या बोलोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ वन टू मैनी वाला रिलेशन जहाँ आ रहा है वहाँ पे वन जहाँ पर है वहाँ प्राइमरी की, दूसरे टेबल में फॉरेन की बनती है। तो ये है टेबल की का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा कुछ एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। ये कंस्ट्रेंट्स आप लगाते हैं कॉलम्स पे। कॉलम में जो वैल्यू स्टोर होंगी वो कैसी हो सकती हैं, उस पर कुछ कंडीशन हम लगा रहे हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए एक तरीका है नॉट नल, जिसका मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं कि ये डेटा मैंडेटरी है, आप कोई भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे टेबल के अंदर, पर इस कॉलम के लिए आपको वैल्यू भेजनी ही पड़ेगी, देनी ही पड़ेगी, उसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ नल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। जब भी आप टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड में डेटा रखते हैं, तो अगर उसमें से कोई एक फील्ड पर आप डेटा नहीं रखना चाहते हो, एक या एक से ज़्यादा, तो आप वहाँ पे नल रखते हो। तो ये नल का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर आपने ये बोला हुआ है कि यहाँ पर नल नहीं आ सकता, इस कॉलम में नॉट नल आपने अप्लाई किया हुआ है कंस्ट्रेंट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नल स्टोर नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप एसक्यूएल कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हो। इनको हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं अभी इसकी बहुत डिटेल में आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, पर आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये सब क्या हैं, ये एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। तो आई होप आज के लेक्चर में भी थोड़ी बहुत थ्योरी आपको समझ में आई गई होगी। आगे की क्लासेस में हम लोग थ्योरी को भी पढ़ेंगे, और जल्दी अब इसका प्रैक्टिकल चालू करते हैं। तो एसक्यूएल की कमांड सीखना चालू करेंगे एक के बाद एक। बढ़िया इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे, तो आज के लेक्चर में भी काफ़ी कुछ थ्योरी आपको क्लियर हुई होगी। जैसा भी हुआ है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।